नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आज फिर मैं लेकर आई हूँ आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन का पार्ट 20। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, आत्मा का इंतकाम अनोखी दुल्हन पार्ट 20। नाश्ता करके मीनू इधर उधर का जायजा लेती रही। बाहर निकलकर भी इधर उधर देख आती थी। इतनी ही देर में उसने काफ़ी कुछ समझ लिया था और बहुत कुछ मन में सोच भी लिया था। रात का खाना खाकर सभी अपने अपने बेड पर लेट गई थीं। जो भी यहाँ मौजूद था वह किसी न किसी दुख से पीड़ित होकर आया था। कोई घर से निकाली गई थी, किसी का कोई सहारा नहीं था। यहाँ सब कुछ सामान्य था। मीनू का यूं कुछ भी खास नहीं मिला था, लेकिन नीला की बताई हुई बातों की उसने जांच पड़ताल करने का फैसला किया। नीला ने बताया था, यहाँ बहुत घिनौना व्यापार हो रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं है, सब गड़बड़ चल रहा है। इस आश्रम की महिला को कई कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक तो उस किस्म की महिलाएं हैं जो नई उम्र की खूबसूरत हैं। उन्हें विभिन्न मकसदों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे राजनीति में किसी मकसद को हल करने के लिए किसी नेता या अधिकारी को खुश करना है तो उन्हें भेज दिया जाता है, उनका फिजिकल शोषण किया जाता है। यही नहीं, इस आश्रम की लड़कियां और महिला यहाँ के कर्मचारियों की हवस का भी शिकार बनती रहती हैं। अगर ऐतराज करती हैं तो उन्हें मार पीटा जाता है, खाने पीने को नहीं दिया जाता। यह यातना से बचने के लिए वे खुद ही सरेंडर कर देती हैं। दूसरी कैटेगरी की, जो कहीं से दुखियारी समझकर लाई गई हैं, जैसे आज तुम्हें लाया गया है। अगर उनके शरीर में कोई कमी है या बदसूरत है तो उनके शरीर के अंगों की बिक्री की जाती है। उनके गुर्दे वगैरह निकाल लिए जाते हैं, जिनका उन्हें पता तक नहीं चलता, और जिन्हें पता चल जाता है वे खुद ही लापता हो जाती हैं। आए दिन ऐसी रिपोर्ट दर्ज होती रहती है कि आश्रम की महिला किसी के साथ भाग गई या दुर्घटनाग्रस्त हो गई या बीमार होकर मर गई। जब और कुछ होता नहीं है, क्योंकि इनके कर्ता धर्ता भी राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। इस प्रकार के सभी आश्रमों पर उनका बर्दहस्त होता है, और एक श्रेणी उन लड़कियों की होती है जिन पर यह लोग निगाह रख लेते हैं और उनका अपहरण करवा लेते हैं। इनको यह बाहर के देशों में भेजते हैं, जिससे इन्हें काफ़ी एक झंझट यहाँ और भी चलता है। वह यह है कि हर पल लोगों को खतरा लगा रहता है कि कब कौन मेरी खिलाफत कर दे और मेरा पता साफ हो जाए और खिलाफत करने वाला मेरी जगह पर बैठ जाए। इसके लिए आपस में ही ब्लैकमेलिंग चलती रहती है। हर कोई हर किसी की निगरानी करके कुछ ना कुछ सबूत बना लेता है और वह उसको ब्लैकमेल करना चाहता है। इस तरह से हर इंसान किसी न किसी बात में दबा हुआ है। सबसे खतरनाक और खाग है यहाँ के दो लोग, और वह हैं यहाँ की संचालिका शारदा और शकुंतला। यही दोनों सर्वा हैं आश्रम की। तो फिर हम जिस वार्ड में हैं यह कौन सी कैटेगरी के हैं? नीला ने मीनू को देखकर हंसते हुए कहा, बहन, तुम्हें कोई पसंद करने से तो रहा, इसलिए तुम किसी को खुश तो कर नहीं सकती। अब तो तुम्हारे अंदर एक ही चीज़ है। क्या? मीनू सुनकर डर गई। वही तुम्हारा गुर्दा, लीवर। तुम्हें यहाँ से शिफ्ट किया जाएगा कहीं दूसरी जगह, एक जिस दिन तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। ओहो, गलत कह गई। किसी ज़रूरतमंद के लिए तुम्हारे किसी अंग की ज़रूरत पड़ेगी, तब देखना। फिर तुम्हारा मेडिकल जांच होगी, स्वास्थ्य के नाम पर तुम्हारा ब्लड ग्रुप वगैरह सब कुछ चेक कर लिया जाएगा। जबकि डिमांड आएगी तो तुम्हें ऑपरेशन के लिए ले जाया जाएगा। इसके लिए भी तुम विरोध नहीं कर पाओगी। खाने में पहले से ही नींद की गोलियां डाल दी जाती हैं। मीनू सुनकर काँप उठी। हे भगवान, क्या क्या घोर धंधा चल रहा है यहाँ। मीनू की बातों की वीडियो बनाती जा रही थी। इस एंगल से तो मोबाइल का रखा था कि वह सीसीटीवी कैमरे की जड़ में नहीं आ रहा था। किसी का भी ध्यान इनकी तरफ नहीं था। अब अपनी अपनी दुनिया में मगन थे। वीडियो बहुत ही कमाल का बना था। वह आते समय तो खाली हाथ ही थी। उसकी तलाशी ली गई थी। तब से वह इस जुगाड़ में थी कि कहीं से उसे मोबाइल मिल जाता, और मोबाइल उसे मिल गया। खाने की ट्रॉली लेकर जब जगन नाम का वर्कर आया
तो औरतों की भीड़ उसके चारों तरफ जमा हो गई थी। इस बात से जगन चिढ़ जाता है। यह क्या तरीका हुआ? वह पहले सबको डांटता फिर बताता, सभी को मिलेगा खाना, मैं वापस लेकर नहीं चला जाऊंगा। लाइन लगा लो और एक एक करके लेती जाओ। लेकिन नहीं, अभी औरतें एक साथ ही मधुमक्खियों की तरह टूट पड़ती हैं। आज भी वही हुआ। चारों तरफ भीड़ इकट्ठी होते ही हल्ला मचने लगा। जगन उन्हें दूर हटाने लगा। उन्हीं के साथ जब उसने मीनू को पीछे हटाया तो एक धक्के के साथ वह जगह का मोबाइल भी साथ लेती चली गई, जिसका जगन को पता ही नहीं चल पाया। और जब वह चला गया तो उसके बाद उसकी खोज खबर मची होगी। लेकिन तब से 2 घंटे बीत चुके थे। मोबाइल के सारे ऐप्स के साउंड ऑफ करके उसने केवल अभी खोला था। उसके बाद उसने वीडियो को इंस्पेक्टर मुखर्जी को सेंड किया और मोबाइल से वीडियो डिलीट किया। मोबाइल स्विच ऑफ करके उसे छिपा कर रख दिया। आज की रात उसके लिए बहुत खास थी। आधी रात का समय था। शारदा देवी अपने कमरे में बेखबर सोई हुई थी। उसके खर्राटे से कमरा गूंज रहा था। उसके कमरे की चौड़ी खिड़की पर कोई साया लहराया। उसने खिड़की के खुले हुए पर धीरे से खोले। उसमें अंदर का जायजा लिया और फिर घूमकर गेट पर आया। दरवाजा शायद अंदर से लॉक नहीं था। शायद शायद कोई उससे किसी मसले पर सलाह लेने आया हो और चला गया हो, या हो सकता है कोई और कारण हो। अचानक उसके मन में एक विचार कौंधा, कहीं यह खुद भी तो अय्याशी नहीं करती है। संभवतः यह किसी को मिलने के लिए बुलाती हो। एक नॉर्मल सी बात है। जो इतने गंदे और घिनौने काम करता है तो उसके लिए तो यह गलत बातें है ही नहीं। खुद कैसे चरित्रवान हो जाएगी। कुछ भी हो, उसने अपने सिर को झटका। उसके लिए तो आसानी हो गई। भारी दरवाजे को धकेलकर जब वो अंदर घुसा तो चर्च की आवाज आई। लेकिन इस जर्रा से आहट से शारदा देवी की आंखें खुल गईं और उसने फट से आंखें खोल दी। उस साय ने अपना आप को छिपाना चाहा, लेकिन खुले कमरे में एकदम से वह अपने को कहाँ छुपा लेता। शारदा की आंखें उसे देखकर खुली की खुली रह गईं। उसके मुंह से निकला, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? उसका हाथ तकिए के नीचे गया, लेकिन इससे पहले कि शारदा अपना रिवॉल्वर निकाल पाती कि जवाब देने की बजाय बिजली की तेजी से उस साय ने झपटकर शारदा के मुंह पर हाथ रखा और छोटा सा रुमाल निकालकर शारदा के मुंह पर रख दिया। शारदा का शरीर ढीला पड़ने लगा। वह क्लोरोफॉर्म की करामात थी। शारदा देवी थोड़ी ही देर में बेहोश हो गई। अब वह साया निश्चित था। उसने शारदा के सिरहाने तकिया के नीचे से चाबी निकाली और रिवॉल्वर को देखकर व्यंग्य से मुस्कुराया। जीते जागते हैं इंसानों और मुर्दा शरीरों का भी सौदा करने वालों को अपनी जान कितनी परवाह है। उसने अलमारी खोली। एक एक चीज का पलट पलट कर उसने ध्यान से देखा। कोई काम की चीज नहीं हासिल हुई। आखिर कहाँ वे चीजें थीं? फिर उस पूरा कमरा छान मारा, लेकिन हासिल कुछ भी नहीं हुआ। उसने तलाश जारी रखी। आखिरकार उसकी आंखें चमक उठी। एक ऐसा गुप्त खाना था जो आसानी से दिखता भी नहीं था। उसे उस खाने में वो रजिस्टर मिल गया जो ओरिजिनल था। कई फोटोज के लिफाफे थे। उसने कुछ फोटो निकाल कर देखे। अब उसकी आंखें हजारों वाट के बल्ब की तरह चमक उठी। केवल मोबाइल में ही नहीं, अलग से भी ओरिजिनल पुख्ता सबूत रख छोड़े हैं। मोबाइल का क्या भरोसा है, चोरी हो सकता है या खराब हो सकता है, तो उसके साथ ही सब चला जाएगा। लेकिन यहाँ जो मटेरियल छिपा रखा है वह तो किसी को मालूम ही नहीं। इसका मतलब है बुढ़िया बहुत चालाक और शातिर है। रजिस्टर भी दो दो बनाए रखे थे, एक ओरिजिनल एक डुप्लीकेट। डुप्लीकेट के पन्ने दिखाने के लिए फाड़ दिए गए थे। उस साय ने शारदा के सिरहाने से मोबाइल उठाया और चेक किया। थैंक गॉड, उसने तसल्ली की सांस ली। यह कहो कि मोबाइल में लॉक नहीं है। शायद उसने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई यहाँ तक पहुँच सकता है। मोबाइल के सभी ऐप्स फंक्शन उसने खंगाल डाले। एक जगह से कुछ धमाकेदार वीडियो हासिल हुई हैं। रजिस्टर के एक एक पेज के फ़ोटो ले लिए, लिफाफे के फ़ोटोज़ के भी फ़ोटो लिए और उनकी पीडीएफ बनाकर इंस्पेक्टर मुखर्जी को सेंड कर दी। और उस मोबाइल में जो भी ऑडियो वीडियो और फ़ोटो थे वे भी सब सेंड कर दिए। यह तो बहुत ही आसानी से काम बन गया। शारदा का ही मोबाइल और उसी के मोबाइल से सब भेज दिया। मियाँ की जूती मियाँ के ही सर। अब उसके चेहरे पर परम संतोष के भाव थे।
तलाशी के दौरान जो भी चीज़ें अस्त व्यस्त हुई थीं, उसने बड़ी तसल्ली से एक एक चीज़ पहले की तरह व्यवस्थित करके रखी। बेहोशी की डोज ठीक ठाक मात्रा में थी, इसलिए जल्दी होश में आने का सवाल ही नहीं उठता था। अब सब कुछ पहले की तरह था, जरा सा भी कुछ इधर उधर नहीं हुआ था। दरवाजा को खोलकर जैसे ही वह अंदर आया था, वैसे ही बाहर निकल गया। इसके बाद इत्मीनान से अंधेरे में छिपता छिपाता चला गया। जब वह ग्राउंड में से गुजर रहा था, तभी किसी गार्ड ने उसे देखा। संभवतः पानी पीने के लिए उठा होगा। वह जल्दी से निकलकर आया और उसने आवाज़ दी, रुको, कौन हो तुम? कहाँ जा रहे हो? कोई ज़बरदस्ती है? उसके मुंह से जो सर्द खरखराती हुई आवाज़ निकली, उसको सुनकर गार्ड की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट सी दौड़ गई। एक बारीकी जो उसके मन में आया, बच्चू तो क्यों मुसीबत में फंसने जा रहा है, चुपचाप यहाँ से निकल ले। लेकिन फिर उसके विवेक ने उसे सचेत किया, और कोई घटना हो गई तो सबसे पहले तू ही धरा जाएगा। उसने अपनी हिम्मत बटोरी, अपनी राइफल सीधी की और उस साई को नकाब नोच डाला, और देखते ही चीख पड़ा। बेहद भयानक शक्ल की कोई औरत थी, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दपदप कर रही थी। चेहरे का मांस उधड़ा हुआ था और मांस की लोथड़ों में लिपटी खाल लटक रही थी। इस भयानक चेहरे को देखते हुए आदमी चीख मारकर बेहोश होकर गिर पड़ा। उस साई ने एक भयानक डरावना अट्टहास किया और मस्ती में झूमता हुआ आगे बढ़ गया। आश्रम में सुबह हो गई थी। सभी औरतें अंधेरे से ही जाकर अपने दैनिक कार्यक्रमों में लगी हुई थीं। जल्दी उठ जाओ तो बाथरूम और टॉयलेट खाली मिलते हैं, नहीं तो फिर भीड़ लग जाती है और फिर लाइन लगानी पड़ती है। नीला ने आकर मीनू को भी जगा दिया। इस एक दिन की दोस्ती ने ही उनके अंदर एक ऐसी सहानुभूति उत्पन्न कर दी थी, जिससे वह उसका ख्याल रख रही थी। नीला उसे जगाती हुई बोली, उठो, नहीं तो फिर तुम्हें देर हो जाएगी। यहाँ हर काम रूटीन से होता है। हाथ धोकर नाश्ता कर लो और प्रार्थना में शामिल होकर फिर काम के लिए भी चलना होगा। काम? क्या काम भी होता है? इस तरह चोरों की तरह किस ताक में निकले हो? लगता था उस साय को भी कोई जल्दी नहीं है। वह भी बड़े आराम से रुक गया। वह गार्ड फिर चिल्लाया, बोलते क्यों नहीं? क्यों? मीनू ने अपने चौड़े नथुनों को फैलाते हुए आंखें और चौड़ी करते हुए जब पूछा, तो उसका मुख मुद्रा को देखकर नीला को हंसी आ गई। हाँ भाई, हाँ, यहाँ काम होता है। पड़े पड़े कौन खिलाएगा? नीला सोच रही थी, बेचारी कितनी भोली है ये कावेरी। बेशक शकल की सुंदर नहीं, लेकिन दिल इसका कितना भला और भोला है। बताओ, इसको भी घर से भगा दिया गया। भगवान दुनिया में सबको खूबसूरत बनाकर भेजे, क्योंकि औरतों का काम ही आदमियों का मनोरंजन करना है, और वे तो सजावट की चीज़ हैं। नीला दुखी हो गई थी और सोच रही थी, वह कौन सा दिन आएगा जब औरतों को अपने ढंग से अपनी आज़ादी से जीने का अधिकार मिलेगा। भगवान सभी औरतों को काली और चंडी सी ताकत दे। भावों का संप्रेषण होता है, भावनाओं का आदान प्रदान हुआ। मीनू ने कहा, दुखी मत हो बहन, तुमको भी आज़ादी मिलेगी, और खाली आज़ादी ही नहीं मिलेगी, अपने घर में भी तुम्हें रहने का अधिकार मिलेगा, वह भी इज्जत सहित, अपने बच्चों के साथ, जिनको तुमने जन्म दिया है, पाला है। यह सुनकर नीला बहुत जोर से चौंक पड़ी। अरे, यह मैंने तुमसे कहा ही नहीं। मैंने तो तुम्हें अपने बारे में बताया ही नहीं कि मेरे बच्चे भी हैं। तुम्हें कैसे मालूम हो गया? और मैं मन में दुखी होकर क्या सोच रही हूँ, यह तुम्हें कैसे मालूम हो गया? नीला की आंखों में डर की परछाइयाँ तैरने लगीं। उसे लगा कि कहीं ये जादूगरनी तो नहीं। मीनू मुस्कुराकर बोली, मुझसे डरना मत बहन। असल में मुझे में यह शुरू से ही ताकत है कि मैं मन की बातों को जान लेती हूँ। अच्छा, नीला की आंखों में हैरत थी। वह कैसे हो सकता है कि कोई किसी के मन के अंदर की बातों को जान ले? बहन, तुम्हें क्या बताऊं, मैं बदसूरत थी तो शुरू से ही लोग मुझे ताना देते रहते थे और मेरी हंसी उड़ाते थे। मैं दुखी हो जाती थी, और तुम जानती हो, भगवान के सिवा कोई और नहीं होता। तब मैं कान्हा की पूजा किया करती रहती थी और उन्हीं के शरण में चली जाती थी। मैं शुरू से ही कान्हा को बहुत बड़ी भक्त रहती हूँ। एक दिन मुझे उन्होंने सपने में आशीर्वाद दिया था कि जो सच्ची दुखी होगा, तुम उसके दुख को पहचान लोगी, और जैसे मैं तुम्हारे दुख में तुम्हें तसल्ली देकर मदद करता हूँ,
वैसे ही यह मेरी तसल्ली तुम दूसरों दुखी लोगों को भी दे देना। सो बहन, अचानक ही मेरे मन में यह बात आई और वह तसल्ली मैंने तुम्हें दी। यह कहकर मीनू हंसने लगी। उसके सामने चेहरे पर सुंदर दांतों की झलक देखकर नीला को विश्वास हो गया कि वह वास्तव में बहुत भोली है और इस संसार में कुछ भी असंभव नहीं। भगवान जब दुखी कर सकते हैं तो भगवान कृपा भी कर सकते हैं और उसने वह शक्ति कावेरी को दी है। नीला को यह कावेरी बहुत रहस्यमयी लग रही थी। वह पल पल में अपने रंग बदल लेती है। कभी तो ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं जानती, हंसती है तो बड़ी सुंदर से लगने लगती है। कभी लगता है यह बदसूरत है, कभी बड़ी भोली लगने लगती है और कभी लगता है कि जैसे दुनिया भर की सब बातें जानती है। कभी तो लगता है कि यह बड़ी सताई हुई है तो कभी लगता है कि इसके अंदर कोई भयानक आग है जो धधक रही है। आखिरकार यह है क्या चीज़? मीनू उसके अंदर चल रही हलचल को पहचान रही थी। उसने कहा, बहन, मैं दुखियारी हूँ और तुम जानती हो दुखी आदमी कुछ नहीं कर सकता है तो रोता है, चिल्लाता है, मन में गुस्सा भी करता है। वही सारे काम करती हूँ और क्या कर सकती हूँ। अब ये ना कहना मुझे कैसे मालूम हो गया, तुम तो जानती ही हो। हाँ हाँ, तुम्हारे कहना को, अब तो मेरे भी हो गए हैं कहना। दोनों जोर से हंस पड़ी। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लग रही होगी। तो दोस्तों, अब आगे कहानी में क्या होगा ये जानने के लिए मेरी कहानी में बने रहें। धन्यवाद।